4 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं। इस चुनाव में कौन वोट डाल पाएगा और कौन नहीं, इसको लेकर वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा का काम जारी रहेगा। चुनाव आयोग की इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सवाल उठाने वाले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन कोर्ट ने इस एसआईआर पर रोक नहीं लगाई। हाँ, कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ सवाल जरूर पूछे, कुछ टिप्पणियां भी की। अब पक्ष और विपक्ष सुनवाई में से अपने अपने हिस्से की बात निकालकर अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए एक विशेष रिपोर्ट कि आखिर क्या कुछ हुआ। बिहार में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग के काम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग से कई सख्त सवाल भी पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी टाइमिंग से लेकर पहचान पत्र के तौर पर आधार को मंजूरी नहीं देने पर हैरत भी जताई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रिफॉर्म को आगे करेगी। रिवीजन जो है इलेक्टोरल रॉल्स का बिहार के अंदर वो चलता रहेगा और अगली तारीख 28 जुलाई 2025 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकर्रर किया है। तब तक सारे पक्षों को अपना जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करना है। कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला तो नहीं दिया, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर रोक लगाने से इनकार को बीजेपी विपक्ष के लिए एक झटका बता रही है। विपक्ष के लोग को क्षमा मांगना चाहिए। जनता को भरमाने के लिए और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाने के लिए माननीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अगर जो विपक्ष जाता है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और संवैधानिक पद पर बैठने का योग्य राहुल गांधी तेजस्वी यादव नहीं है। इधर वोटर लिस्ट पर बिहार में माहौल गर्म है। महागठबंधन सड़क पर उतरा हुआ है। चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक पर हमलावर है। पूरे बिहार के लोगों में नाराजगी है इलेक्शन कमीशन को लेके। खास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है, करना क्या चाहती है। बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले को महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार चुनावी जीत से भी जोड़ा जा रहा है। शिवसेना यूबीटी दलील दे रही है कि जो काम महाराष्ट्र में बीजेपी ने चोरी छिपे किया, उसे अब बिहार में खुलेआम सीनाजोरी के तौर पर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो पीठ पीछे हुआ, जो पर्दे के पीछे हुआ, वो खुलेआम बिहार में दिख रहा है और 5 महीने पहले करना दिखाता है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। सवाल है कि एसआईआर पर इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है। वोटर लिस्ट रिवीजन में इस बार ऐसा क्या नया है जिसका इतना डर विपक्ष को सता रहा है। एसआईआर बोगस वोटरों को हटाने के लिए किया जा रहा है या फिर पहचान और कागज दिखाने के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि जिस वोटर लिस्ट को आधार बनाकर 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुए, उसमें आयोग को अभी दिक्कत क्यों दिख रही है। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान। सबसे पहले परिचय कराऊं आपको पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब से, जिन्होंने लंबे समय तक चुनाव आयोग का कार्यकाल संभाला है और इनके नेतृत्व में चुनाव आयोग में कई सारे बदलाव भी हुए थे। उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, साथ में जुड़ेंगे कुछ ही देर में सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी, सज्जन कुमार सिंह भी जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में ओपी रावत साहब आपसे करना चाहूँगा। मैं इस विवाद में फिलहाल आपके पास नहीं जा रहा हूँ कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। मैं पूर्व चुनाव आयुक्त होने के नाते आपसे एक सवाल पूछना ये चाहूँगा कि ये बिल्कुल साफ है, हर कोई समझ चुका है कि वोट डालने का अधिकार उसी को है जो भारत का नागरिक हो, लेकिन चुनाव आयोग कैसे तय करता है कि ये भारत का नागरिक है, ये भारत का नागरिक नहीं है? देखिए, चुनाव आयोग जो तय करता है वो फॉर्म 6 के अनुसार सिर्फ डिक्लेरेशन मांगता था अभी कि आप उसमें डिक्लेयर कर दीजिए कि आप नागरिक हैं
और उसके आधार पर वो थोड़ी जांच करके वो संतुष्टि करते थे और उसको आपके नाम को जोड़ लेते थे। ठीक है। इलेक्शन के पहले एक रिवीजन इलेक्टोरल रोल का आवश्यक है कानूनी रूप से। उसमें ज्यादातर समय 2003 से लेकर अभी तक सिर्फ समरी रिवीजन हुआ है, जिसमें इस तरह से डोर टू डोर जाके उनको इनुमरेशन फॉर्म देके और उनसे ये भरवा के और डॉक्यूमेंट मांग के ऐसी बात नहीं की गई है। ये पहली बार हुआ है कि चुनाव के ठीक 4 महीने पहले इंटेंसिव रिवीजन करने का आदेश दिया गया है। तो इसलिए उसमें दिक्कत आई और लोगों में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसमें जो 11 डॉक्यूमेंट बताए गए सिटीजनशिप के लिए, उनमें से एक देना अनिवार्य कहा गया और उसके लिए 25 जुलाई तारीख फिक्स की गई। अब बिहार जैसे प्रदेश में, जहां रिसोर्स पुअर गरीब लोग भी बहुत हैं, जिनके पास इस तरह के कागजात नहीं हैं और इस तरह के कागजात इतने कम समय में वो प्रोक्योर नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा पैनिक लोगों में हुआ और उसी को अपोजिशन पार्टीज ने उठाया। अब ये चीज़ बताइए, चूंकि पहले होता था एक फॉर्म दीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए, चुनाव आयोग अपने हिसाब से छानबीन करता था, फिर आपका नाम उसमें शामिल करता था अगर आप योग्य पाए जाते थे। अब ये 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। तो आपको लगता है कि इस 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से आधार को बाहर रखना सही है? देखिए, आधार कानूनी तौर पर नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार जो है वो सिर्फ आपकी पहचान, आप वहाँ सामान्य रूप से निवास करते हैं और आपका जन्म वर्ष ये प्रमाण करता है, और इसी के लिए उसका उपयोग होता है, जो नो योर कस्टमर, KYC वगैरह इस सब में यूज होता है। लेकिन नागरिकता उसमें नहीं जांची जाती और इसलिए वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार के साथ साथ राशन कार्ड और दूसरी चीज़ों को देखकर इलेक्शन कमीशन उस पर विचार करे, ताकि ये जो पैनिक हुआ है, ये जो लोगों में समस्या उठी है, इसका समाधान हो सके। लेकिन जो बाकी 11 डॉक्यूमेंट जो कहे हैं, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये सब भी तो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन ये इसको तो आप मान रहे हैं। हाँ, नहीं, नागरिकता प्रमाणित कैसे होती है कि आपका जन्म वहां हुआ हो उस देश में, तो नागरिकता प्रमाणित हो जाती है। तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आप किस जगह पैदा हुए हैं, तो उससे प्रमाणित हो जाता है। इसी तरह से जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपकी जन्म तिथि, जन्म स्थान वगैरह मिल जाता है, तो उससे भी पता लग जाता है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो वहाँ के बर्थ एंड डेथ रजिस्टर से चेक करके संतुष्टि कर सकती है कि आप वहीं के पैदाइश हो और वहीं के सिटीजन हो। तो इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए हैं, उनसे नागरिकता का कहीं ना कहीं से जुड़ाव होने से ये प्रमाणित हो जाता है। उस लिस्ट, लेकिन और भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। हाँ, रावत साहब, उस लिस्ट में 10वें नंबर पे एक नाम है डॉक्यूमेंट का, लैंड और हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। अब लैंड और हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जो है वो तो आप आधार से भी पा सकते हैं। घर के रजिस्ट्री कराने जाएंगे, आधार मांगेगा आपसे, अच्छा आधार है, चलिए आप XYZ हैं, आपको सर्टिफिकेट दिया है था हाउस अलॉटमेंट, उसके आधार पर आप दे रहे हैं, लेकिन आधार के आधार पर नहीं दे रहे हैं। इससे लोग करें, कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे आप मान रहे हैं जो आधार के आधार पर बन जाता है, लेकिन आधार को आप नहीं मान रहे हैं। हाँ, क्योंकि आधार बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया ना कि वो सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, लेकिन जैसे लैंड और हाउस अलॉटमेंट में सारी जांच जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं वो करती हैं। वो किसी भी विदेशी आदमी को ना तो लैंड अलॉट करेंगी ना हाउस अलॉट करेंगी, ये पहले से तय है, क्योंकि बाहरी नागरिक तो खरीद ही नहीं सकता, यहाँ ले ही नहीं सकता। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ऐसे सुझाव दिए हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट सुझाए हैं जिनमें कहीं ना कहीं नागरिकता का कनेक्शन है। लेकिन उसके अलावा भी और हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, इसका मतलब वो नागरिक हैं, प्रमाणित है। अब आप अगर ये भी कनेक्शन वाला कोई डॉक्यूमेंट दे दें कि आप उनके पुत्र या पुत्री हैं, तो नागरिकता प्रमाणित है आपकी। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, फिर हमारे पैनलिस्ट हैं उनके पास जाऊंगा, वो कुछ आपसे पूछना चाहेंगे तो पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो समय अवधि चुना गया है, समय जो चुना गया है बिहार चुनाव से ठीक 4 महीने पहले, और 1 महीने के भीतर बिहार जैसे राज्य में इस पूरी प्रक्रिया को, इंटेंसिव रिवीजन को अंजाम दे दिया जाएगा, आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है? चूँकि ये सवाल सुनवाई के दौरान बार बार माननीय जजों ने भी पूछा।
आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, हाँ देखिए, जहां तक प्रक्रिया है वो तो पूरी की जा सकती है 3 महीने में, मतलब 26 जून से 30 सितंबर के बीच वो पूरी की जा सकती है। लेकिन इसमें प्रक्रिया पूरी करना ही लक्ष्य नहीं है। इसमें लक्ष्य ये है कि जो भी योग्य वोटर है, जो भी योग्यता हासिल कर चुका है और उसे वोटर होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का दायित्व यह है कि वो छूटे ना। अगर वो उसे कागज नहीं मिले और वो छूट गया तो ये इस पूरी प्रक्रिया की ट्रेवेस्टी होगी कि ये प्रक्रिया जो है गलत समय हुई है और गलत उसमें हुई है, जल्दबाजी में। तो उस हिसाब से देखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही देखा भी है इसको कि आप देखिए, ज्यादा और कागजों को बताइए और ज्यादा सहूलियत दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग भी एक तरह से हो जाएगी इस पूरी प्रक्रिया की, क्योंकि वो 28 जुलाई को सुनेंगे फिर से। और अब मैं मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि मान लिया जाए जिसका नाम लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में पहले से है, और आप पाते हैं उसके पास दस्तावेज नहीं है और उसको वोटर लिस्ट से हटाने की बात आप कर रहे हैं, मान लीजिए चुनाव आयोग कर रहा है, हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? नेचुरल जस्टिस क्या कहता है अब आपके चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक? हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये जो बीच में चेंज आया था कि आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार ने एक विज्ञापन निकाला था संडे को, उसमें ये कहा था कि भाई आप अपने न्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके जमा कर दो, भले ही आपके डॉक्यूमेंट ना हो तो भी जमा कर दो। तो वो इसलिए सामने आया क्योंकि जो पिटीशन ये सुप्रीम कोर्ट में लगा था उसमें पिटिशनर ने ये कहा कि देखिए लगभग 5 करोड़ वोटर तो उसमें हैं 2003 की मतदाता सूची में, उनको आप सिटीजन मान रहे हो और बाई कॉन्सिक्वेंस जो बचे हुए 3 करोड़ के लगभग वोटर हैं उनको आप नॉन सिटीजन मान रहे हो कि वो सिटीजन नहीं है, तो आप उनका नाम जो है ड्राफ्ट रोल में कैसे शामिल कर सकते हो जो 1 अगस्त को आपको प्रकाशित करनी है। ये उन्होंने आर्गुमेंट दिया था, तो वो उनको समझ में आया, तो सीईओ ने फिर वो विज्ञापन निकाल दिया कि आप तो इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दो ताकि आप सबके नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन की वोटर लिस्ट में आ जाएं। अब उसके बाद निकाल देंगे फाइनल के समय, ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि निकालने की प्रक्रिया बिल्कुल पूरी तरह से न्यायिक है कि आपको उसको शो कॉज नोटिस देना होगा, कारण बताने होंगे और उसको सुनवाई का मौका, उसको प्रूफ देने का मौका ये देना होगा। ये सब करने के बाद ही आप उसके नाम को घटा सकते हैं या हटा सकते हैं। तो ये इसके लिए समय नहीं है। फिर उसके बाद उसके पास अधिकार है अपील का, कि अगर आप उससे नहीं मानते हैं तो उसे अपील करने का अधिकार है। अपील में भी 4-6 महीने लगते हैं अपने देश में, तो उतना समय नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने बिहार का ये इलेक्शन देखते हुए भी इंटेंसिव रिवीजन अभी किया है। हाँ बिल्कुल, ये निकालने की प्रक्रिया को अगर पूरी करेंगे तो तब तक बिहार का चुनाव खत्म हो चुका रहेगा, ये मोटा मोटी मैं समझूं आपकी बातचीत से। अच्छा, मेरे साथ ओपी रावत साहब, 4 पैनलिस्ट हैं, वो चारों पैनलिस्ट राजनीति, हाँ, चारों पैनलिस्ट जो हैं वो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, सब लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं या फिर कहें विशेषज्ञ हैं। मैं चाहूँगा कि इनके मन में कुछ सवाल हैं तो आप उनके सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर हम लोग चारों लोग मिलकर अपना डिबेट करेंगे। आपको मैं फ्री कर दूंगा चूँकि मुझे बताया गया कि वो कहीं जाना है। तो 4 जो हमारे पैनलिस्ट उनसे परिचय करा दूँ आपको। वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सत्य हिंदी के फाउंडर हैं आशुतोष जी और काफ़ी दिनों तक पत्रकारिता भी की हैं। राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह जी, पूरे चुनावी प्रक्रिया को देखते रहे। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी चारों मेहमानों से निवेदन ये है कि कोई पॉलिटिकल सवाल ना पूछे रावत जी से, क्योंकि मामला गंभीर है। पॉलिटिकल डिबेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, तो जो चुनाव आयुक्त से जुड़े हुए सवाल हैं वो पूछेंगे तो दर्शकों को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। शुरू करते हैं अभय दुबे साहब आपसे। आपका सवाल ओपी रावत साहब से होगा। रावत साहब, आपने तो बताया है खुद ही अपने वक्तव्य में कि चुनाव आयोग ने जिस समय ये संशोधन शुरू किया है तो उसमें वो समय आपकी निगाह में पूरी तरह सही नहीं है। इसमें समय बहुत कम रह गया है, काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन ये सब बातें तो चुनाव आयुक्त के दिमाग में भी होंगी, तो उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? देखिए, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया ये तो उनके दिमाग में है और उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। लेकिन जो मैं बाहरी आदमी होने के नाते गैस कर सकता हूं वो ये है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो इलेक्टोरल रोल पे काफ़ी शिकायतें आई, काफ़ी चुनाव आयोग को बुरा भला कहा गया, तो उनके मन में ये बात थी
कि बिहार चुनाव के बाद भी यही स्थिति ना पैदा हो, इसलिए हम इसको इलेक्टोरल रोल को प्योरीफाई करें और इंटेंसिव रिवीजन करके इसको किसी तरह निपटाएं। तो उन्होंने बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा और बहुत महत्वाकांक्षा के साथ उन्होंने इसको शुरू किया। धीरे धीरे जो कठिनाइयां आई, धीरे धीरे जो चीजें सामने आई, उसको सामने रखते हुए चुनाव आयोग जो भी सुधार करेगा या जिस तरह से भी उसको एक्सपेडाइट करने की कोशिश करेगा, हमें उसमें भरोसा है, क्योंकि चुनाव मशीनरी जो है वो बहुत प्रोफेशनल है अपने देश में और बड़े अच्छी तरीके से संपादित करती है, तो वो कर सकते हैं इसमें। लेकिन क्या है, टाइम इतना कम है कि अगर मान लीजिए 10 लोग निकाल दिए गए कि भाई आप वोटर नहीं हो, अब उन्होंने अपील की, अपील अपने देश में निराकरण 10-15 दिन में या 1 महीने में हो जाए, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है, रेयरली। जनरली तो महीनों या सालों लग जाते हैं। तो ये समस्या जरूर है और इस कारण ही ये समय जो है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका सवाल मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो होना ही चाहिए, समय तो कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक बात थोड़ा सा चौंकाने वाली रही, चुनाव आयोग ने ही, मुझे याद है वो शायद प्रेस वार्ता में किया था, रिलीज थी कि आने वाले समय में देश के सभी मतदाताओं को वोटर आईडी से जोड़ दिया जाएगा, आधार से, यानी वोटर आईडी और आधार को लिंक करेंगे। अब जब आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो आधार को पहचान के तौर पर नहीं मानना, और जबकि सबसे आसान था कि आधार को आप पहचान के तौर पर माने, वहां बायोमेट्रिक है, रेटिना है, सब कुछ है, और उससे आप चेक करें, अगर कोई फ्रॉड है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए होम मिनिस्ट्री को अनुशंसा करें। तो इससे क्यों बचा गया? मतलब ठीक है कि आधार फर्जी बने हैं, लेकिन क्या ये सबसे बेहतर तरीका नहीं होता? क्योंकि दूसरे कागज भी तो फर्जी बन सकते हैं। नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, ये आधार को पहचान का प्रमाण तो माना ही जाता है। इसमें जो इंटेंसिव रिवीजन है इसमें पहचान की बात नहीं है, इसमें नागरिकता की बात है कि नागरिकता का प्रमाण चाहिए, और आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इनफैक्ट आधार का लिंकिंग जो किया जा रहा था वो, जब मैं वहां इलेक्शन कमीशन में था तभी हम लोगों ने शुरू कर दिया था 2015 में, और 30 करोड़ वोटर लिंक भी हो गए थे वॉलंटरीली। लेकिन फिर स्टे आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, फिर रुक गई, फिर अभी दोबारा कानून में बदलाव होके फिर लिंकिंग शुरू हो गई। उसका कारण ये था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं बिहार के, इधर उधर चले जाते हैं बेचारे फसल कटाई के लिए, और इन चुनाव अगर बीच में हो गए तो वो अपने पोलिंग स्टेशन पर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे जो दूरस्थ चले जाने वाले वोटर हैं, उनको उनकी जहां उनकी नौकरी है, जहां उनका काम है, उसी जगह पोलिंग स्टेशन बना के उनको अगर हम वोटिंग देने का व्यवस्था करें, तो वहां पहचान के लिए पोलिंग एजेंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपने प्रदेश में ही होंगे। तो ऐसे में आधार से लिंक करा देंगे तो बायोमेट्रिक तरीके से पहचान हो जाएगी और उनसे हम वोट वहां डलवा सकते हैं। तो ये करीब 7 करोड़ जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, एनआरआईज होते हैं, जो स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं, उनको वोट करने के फैसिलिटेट करने के लिए ही आधार लिंकिंग करी जा रही थी। वो नागरिकता के लिए नहीं की जा रही थी। पहचान का प्रमाण है आधार, लेकिन नागरिकता का नहीं है। नागरिकता का नहीं। आशुतोष जी, कई सारे सवालों का जवाब रावत जी ने दे दिया। आपके मन में कोई सवाल? जी, रावत जी से मेरा सवाल ये है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास किसी की नागरिकता की पड़ताल करने का अधिकार है या नहीं? मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ। है आर्टिकल 326 जो है संविधान का, वो कहता है कि हमने अपने नागरिकों के लिए यूनिवर्सल सफरेज, मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देने का वो किया है जो नागरिक हैं और निर्धारित उम्र से ज्यादा उम्र के हैं। तो अब जब नागरिक हैं लिखा है संविधान में, तो उसको चेक तो करना होगा। रावत साहब, मैं माफ करिएगा, मैं सब्सिक्वेंट सवाल ये है कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक आदेश जारी किया था, फैसला दिया था, जिसमें यह कहा था कि चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता का पड़ताल करने का अधिकार नहीं है। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इसमें जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नागरिकता की पड़ताल, एग्जामिन करने, परीक्षण करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है, चुनाव आयोग के पास नहीं है। या इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट गलत है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है। नागरिकता की पड़ताल करके डिपोर्ट करना, वो सब करना, वो सब गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। लेकिन अगर चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बनाने के लिए नागरिकों को ही
एलिजिबल करना है और उनको ही जोड़ना है जो 18 साल से ऊपर के हो गए हो, तो वो कैसे करे? उसको करने के लिए कुछ ना कुछ आधार करना पड़ेगा कि भाई वो नागरिक हैं, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देगा कि साहब गैर नागरिक भी आपकी वोटर लिस्ट में है? तो ये दिक्कत उनके सामने आएगी ना। इसलिए उसकी कॉरोलरी के रूप में वो नागरिकता के बारे में एक आखिरी पैनलिस्ट हमारे साथ सज्जन जी हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सज्जन कुमार जी आप सवाल पूछिए रावत जी से। माफी चाहूंगा आशुतोष जी, चूंकि अब समय 10 सेकंड मैं ये कहना 1995 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही ये स्पष्ट है, अंतर्निहित है। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी नागरिकता का प्रमाण खुद देना जरूरी नहीं है। वो अगर ये ऐलान कर देता कि मैं इस देश का नागरिक हूं तो इलेक्शन कमीशन को वो मान लेना चाहिए। अगर गलत है तो उसको पेनल एक्शन उसके खिलाफ हो सकता है, और ये पेनल एक्शन के लिए की स्थिति खुली रहती। इसीलिए जो फॉर्म 6 है नाम जुड़वाने के लिए, उसमें सिर्फ डिक्लेरेशन मांगा जाता है और कोई प्रमाण नहीं मांगा जाता है। लेकिन जब शिकायतें आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, वो इलेक्शन कमीशन पर आक्षेप लगता है कि भाई ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं, इतने लोग नाम अवैध जुड़ गए हैं, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जांच कर सकती है और उस जांच के लिए जो भी उन्हें आवश्यक है वो करके अपनी वोटर लिस्ट को प्योरीफाई कर सकती है। नहीं तो वोटर लिस्ट कैसे शुद्ध बनी रहेगी? ठीक है रावत जी, एक सवाल सज्जन जी से ले लेते हैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं, फिर हम शो को आगे बढ़ाएंगे। सज्जन जी। जी सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि वोटरों का सत्यापन होना चाहिए, इसमें सबकी सहमति है। जो विवाद है वो इस पे है कि क्या फीजिबल है इतने कम अवधि में। आपके अपने अनुभव में पिछले 10-15 साल में टेक्नोलॉजी जो डेटा को हैंडल करने के लिए आए हैं, डेटा एनालिसिस के लिए, हैंडल करने के लिए बिग डेटा को, उसका इलेक्शन कमीशन कितना इस्तेमाल कर रही है? आपको क्या लगता है कि क्या हम उसको पृष्ठभूमि में रख के देखें कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का निर्णय ले रहा है कि हम इसे कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात है? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन तो टेक्नोलॉजी का तो भरपूर उपयोग करता है और उसके सभी सिस्टम्स जो हैं इतने अच्छे हैं कि विदेशों के लोग भी प्रतिनिधि जब आके देखते हैं तो वो उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन यहाँ अकेले उनकी टेक्नोलॉजी, उनके सिस्टम्स और उनकी क्षमता का सवाल नहीं है। उनकी क्षमता है, लेकिन इसमें चूंकि नागरिकों से वो प्रमाण ले रहे हैं, जो उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट बताए हैं, तो वो ये नागरिकों की रिसोर्सफुलनेस की परीक्षा हो रही है, जो कि अपने देश में बहुत मुश्किल है। जो रिसोर्स पुअर हैं, गरीब हैं, वो बेचारे कहाँ से इतनी जल्दी इन डॉक्यूमेंट्स में से एक ले पाएंगे? ये चीज़ प्रारंभिक रूप से शायद नहीं देखी गई और इसी से ये पैनिक शुरू हुआ और इसी से फिर उन्हें रविवार का विज्ञापन निकालना पड़ा कि आप बिना डॉक्यूमेंट के भी अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। बाकी आप समय जब तक अंतिम प्रकाशन का नहीं आता तब तक आप समय ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट उस समय तक दे सकते हैं। लेकिन कई केसेस में ये भी देखा जा रहा है कि वो उस समय तक भी शायद ना मिले, तो बेचारे क्या वो वोट देने से वंचित हो जाएंगे? इसीलिए ये सब बातें हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इसका सही हल निकलेगा। चलिए, अब चूंकि एक सवाल आपको आपसे पूछ के मैं फ्री कर दूंगा आपको रावत जी, वो ये कि जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं आरोप लगाने के लिए, कभी ईवीएम के नाम पे, कभी नए वोटर जोड़ने के नाम पे, कभी वोटर लिस्ट को समीक्षा करने के नाम पे, आपको लगता है कि जब से आप चुनाव आयुक्त थे और तब से लेकर के अब तक ये एक छवि को लेकर के एक सवाल उठना शुरू हो गया है एक संवैधानिक संस्था के ऊपर? मुझे नहीं लगता। देखिए, क्योंकि चुनाव जो है इसने राजनीतिक द्वंद्व को निराकरण करने के लिए जो युद्ध होते थे, लड़ाइयां होती थी, बड़ी बड़ी वार्स होते थे, उनको रिप्लेस किया है चुनाव ने। ये सबसे शांतिपूर्ण तरीका है राजनीतिक द्वंद्व को तय करने के लिए। तो इसमें अगर इतना सब भी ना हो तो क्या है, मतलब कैसे चलेगा? थोड़ा बहुत खबर भी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नाराजगी भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया आपने।
जब इतने बड़े राजनीतिक द्वंद्व को सुलझाने की जिम्मेदारी चुनाव आयुक्त पर है तो ये सब थोड़े बहुत चलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रावत साहब हमसे जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और हमारे पैनलिस्ट के मन में जो भी आशंकाएं थी उन सारी आशंकाओं को दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो ये रावत साहब थे जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने सारे मामले पर तकनीकी रूप से बता दिया कि आखिर क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और कितना क्या करना संभव है। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये उठता है कि जिस तरीके से हंगामा उठा स्पेशल डिवीजन को लेकर के और फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट की सुनवाई सब ने देखी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे पैनलिस्ट ने सुन लिया होगा। इस सुनवाई से क्या टेक अवे मिलता है हर्षवर्धन जी? देखिए, मुझे लगता है कि सुनवाई से बड़ा एक स्पष्ट सा संदेश है। भारत में लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। सवाल जवाब ये बहुत स्वाभाविक सा अधिकार है, लेकिन कई बार जब आप किसी भी सुधार की प्रक्रिया में, और ये पहली बार नहीं हुआ है, इस देश के विपक्ष का ये पता नहीं कुछ दिक्कत है उनकी, उनको लगता है कि हर चीज का विरोध करेंगे और उस वक्त जो भी हो रहा होता है, मतलब अब चुनाव आयोग है उसको भी आपको सरकार से जोड़कर देखना है। महाराष्ट्र में आप कहते हैं वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, अब यहां वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जिसमें बाकायदा पार्टियां शामिल है, लेकिन फिर भी नाराजगी। एक बात मैं जरूर कहूंगा, मेरा अपना स्पष्ट मानना है, मैं पिछले 3-4 दिनों से कह रहा हूं, यह नहीं चल सकता है कि आप कहें कि आधार सिर्फ पहचान का है, नागरिकता का नहीं है, इसलिए आप उसको न शामिल करें। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उसको लगभग दुरुस्त किया है। उन्होंने आदेश भले नहीं दिया, लेकिन ये सजेशन दिया है। और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो चुनाव आयोग ने भी कहा है कि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में शामिल है। जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्राइमरी हैं, 3 डॉक्यूमेंट और जोड़े हैं, 14 डॉक्यूमेंट में वो शामिल है। अब जो भी वजह हो, लेकिन आधार को जब आपने उसको पहचान के तौर पर किया, जब सरकार ने उसमें बायोमेट्रिक और दूसरी सारी जितनी फुल प्रूफ हो सकती है वो तैयारी की, तो मेरा ये मानना है कि देश भर में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। 2024 का चुनाव हो गया, 29 में अगला लोकसभा चुनाव है, उसके बीच में कई राज्यों के चुनाव है। ये एक बेहतर तरीका है कि हर राज्य के चुनाव के पहले एक ऐसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उस राज्य में होता जाए जिससे चुनावों पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठे। और 2 तरह की चीजें हैं लक्ष्मण जी। नंबर 1 ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़ा कोई देश में दिखे, ये बड़ी पीड़ा वाली बात है। नागरिकता कौन तय करेगा, ये कौन तय करेगा? अरे भाई, तो कोई भी आके बस जाएगा क्या? बड़ा विचित्र सा है ये, मतलब समझ में नहीं आता। आपने अपने सवाल का जवाब हर्षवर्धन जी खुद ही दे दिया, आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया। अब बिहार में कई सारे जिले में 125% ज्यादा, मतलब 100 जितनी आबादी उससे 125% आधार है। अब आधार को कैसे मान लिया जाएगा? तो फिर वही दिक्कत। नहीं, मैं उसी पे तो कह रहा हूं। देखिए, 2 चीजें हैं ये, दरअसल कंफ्यूजन मत करिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय लग रहा है कि उनके भी पक्ष में है, उनके भी पक्ष में। आधार ज्यादा बने तो कौन ठीक करेगा? सरकार ठीक करेगी, प्रशासन ठीक करेगा, पुलिस ठीक करेगी। आधार में आप पकड़ सकते हैं ना, मेरे फिंगरप्रिंट हैं, बायोमेट्रिक आपने सब दे रखा है, आंखों की रेटिना का आपने पुतली ली हुई है। तो सवाल यह है कि उससे बेहतर तरीका आपको कौन सा मिलेगा फर्जी मतदाता? उससे तो सिर्फ आप ये पकड़ सकते हैं ना हर्षवर्धन जी, उससे तो सिर्फ आप ये पकड़ सकते हैं कि लक्ष्मण राय यही है। लक्ष्मण राय का आईडी कार्ड लेकर के हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं जा सकते, आप ये पकड़ सकते हैं। ये तो नहीं पकड़ सकता नहीं कि लक्ष्मण राय जो है जिसके पास आधार है वो भारतीय नागरिक है, वो तो नहीं पकड़ सकते। क्योंकि हम तो जाएंगे, अपना 5 उंगली देंगे, आंख का आइरिस का सैंपल देंगे, हम आधार कार्ड हमारा बन गया। यही तो है मसला। तो आधार कार्ड बनवाने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं और आधार कार्ड देकर वो सारे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। ये मुर्गी अंडा वाला जो मसला है, इसको कौन ठीक करेगा? सरकार और प्रशासन। तो मेरा ये मानना है कि हमें उस तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। और जब आप बढ़ना ही पड़ेगा। को आधार से कर रहे हैं तो फिर उससे बच नहीं सकते, उसको फुल प्रूफ करिए ना। आशुतोष जी, आधार को माना जाए कि पहले आधार को फुल प्रूफ किया जाए तब माना जाए? लक्ष्मण जी, आप तो ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, इस देश के अंदर तो पासपोर्ट तक फर्जी बन जाते हैं। आप क्या बात करते हैं? आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? आपके पास पैसा होना चाहिए और आपके पास 2-4 फोन नंबर होने चाहिए। आप यहां इस देश के प्रधानमंत्री का जन्म प्रमाण पत्र भी ला सकते हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र भी ला सकते हैं। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है, अगर आधार फर्जी बन सकता है तो पासपोर्ट भी फर्जी बन सकता है, जन्म प्रमाण पत्र भी फर्जी बन सकता है, सब कुछ फर्जी बन सकता है इस देश के अंदर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हम इस देश को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई बिहार के अंदर 125% जो है वो आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है, तो 20 साल से वहां सरकार किसकी है?
भाई अगर मान लीजिए वहां पे लालू प्रसाद यादव की सरकार होती, ममता बनर्जी की सरकार होती, या मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू की सरकार होती, तो आप जिम्मेदार ठहरा सकते थे कि भाई ये तो सेक्युलरिस्ट लोग हैं और इन्होंने जानबूझकर अपीजमेंट करने के चक्कर में और बांग्लादेशियों को लाके बिठा दिया ताकि उनको वोट मिल सके। लेकिन 20 साल तो सरकार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार है ना, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। तो इसका मतलब क्या उन्होंने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को लाके बिठा दिया है और उस ताकि उनका वोट उनको मिलता रहे? ये तो तर्क ही अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद तर्क है। जो असली सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, जिसका जवाब ओपी रावत साहब ने नहीं दिया, कि भाई नागरिकता जांच करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब राकेश द्विवेदी जी से पूछा गया कि राकेश द्विवेदी ने कहा आधार कार्ड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये राकेश द्विवेदी ने कहा, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बट सिटीजनशिप इज एन इशू टू बी डिटरमाइंड नॉट बाय द इलेक्शन कमीशन बट बाय द एमएचए। ये सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पे कह रहा है। अगर सुप्रीम, और यही नहीं, 1995 का भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि उसके पहले 2 ऐसे डायरेक्टिव इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुए थे जो नागरिकता जांच करना चाहते थे। दोनों डायरेक्टिव को सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और वहां भी स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भाई अगर किसी आदमी को आप जब जाते हैं तो वो जो जानकारी दे रहा है वोटर के लिए कि मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं ये ऐलान करता हूं कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और मैं वोट देने के अधिकारी हूं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको उसका ये डिक्लेरेशन मानना पड़ेगा। हाँ, अगर बाद में अगर आपको लगता है कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी है या संदिग्ध आदमी है, तो आप उसकी जांच के लिए गृह मंत्रालय को आप प्रेषित कर सकते हैं, फिर गृह मंत्रालय उसकी जांच करेगा। ये जो नया तर्क आ गया कि नागरिकता नहीं है तो मैं कैसे बनूंगा, अरे भाई नागरिकता, प्रोफेसर अभय दुबे, देश संविधान, प्रोफेसर अभय दुबे जो अभी लक्ष्मण जी 10 सेकंड जी, ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर हर कोने में बैठा हुआ आदमी दूसरे की नागरिकता को तय करने लगेगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर संविधान भी नहीं चलेगा, लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और ये देश भी नहीं चल पाएगा। प्रोफेसर अभय दुबे साहब, फॉर्म भर के दे दीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए कि हम आप भारत के नागरिक हैं जी, चुनाव आयोग को मान लेना चाहिए, बाकी बाद में समीक्षा करिए, गड़बड़ निकलेगा तो देखा जाएगा। ये तरीका सही है? अभी तक तो यही चलता रहा है। ये तो बिल्कुल एक प्रमाणित तथ्य है कि आज तक ऐसा ही होता रहा है। अभी ओपी रावत साहब भी बता के गए हैं, जो फॉर्म 6 होता है, फॉर्म 6 के जरिए आप अपनी उद्घोषणा करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और चुनाव आयोग आपकी इस बात को मानता रहा है। फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट में से नाम निकाले जाते हैं, फॉर्म 6 के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाते हैं। अभी तक तो यही चलता रहा है। अच्छा, अब एक नया विचार पैदा किया है चुनाव आयोग ने, किसकी राय से पैदा किया है, कौन इसका प्रेरणा स्रोत है, मुझे नहीं मालूम है। मैं तो मान के चलता हूं कि भाई मैं उनके नेक इरादे पर विश्वास करता हूं, मैं उनके इरादे पर संदेह नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो चर्चा हुई है अभी, वोटर इंटेंसिव रिवीजन के सवाल पर कई दिन से चर्चा चल रही है, इसका एक लाभ हुआ है, उसको हम लोगों को रेखांकित करना चाहिए। वो लाभ ये है कि हम सब लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के दायित्व क्या क्या है। संविधान सम्मत संस्था है, स्वायत्त संस्था है, आखिरकार उसके क्या दायित्व हैं? क्या चुनाव आयोग का दायित्व ये है कि वो कोई ऐसी जांच पड़ताल डिजाइन करे जिससे 20% वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से निकल जाने का खतरा पैदा हो जाए? ये तो बात जब विपक्ष के लोग उनसे मिलने गए थे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वयं मानी कि इसके अंदर शंका यह है, हो सकता है कि 20% वोटरों के नाम इसमें से निकल जाएं। चुनाव आयोग का दायित्व यह है कि वो वोटिंग प्रक्रिया को अधिकतम समावेशी बनाए, इंक्लूसिव बनाए, ना कि बहिर्वेशी बनाए। वो तो नहीं है काम इनका। अब आपने एक ऐसी प्रक्रिया वोटर लिस्ट बनाने के लिए डिजाइन की है जिससे खतरा खुद कोई स्वीकार कर रहे हैं कि भाई कि 20% वोटरों के नाम कट सकते हैं इससे। जब वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं तो अब उस पर बहस की गुंजाइश क्या रह जाती है? नहीं तो 20% वोटर के नाम कटेंगे। अगर आपको अच्छी वोटर लिस्ट बनानी थी, आप देखिए अभी जनवरी में वोटर लिस्ट बन चुकी, आप सोच देखिए ना, अभी कितने दिन हुए हैं जनवरी को, ये जुलाई का महीना चल रहा है। जनवरी में बिहार में वोटर लिस्ट बन चुकी थी, वो भी इस चुनाव आयोग के नेतृत्व में हुई थी। अब उन्हें अचानक फिर लगा कि नहीं, वोटर लिस्ट दोबारा बननी चाहिए, और ज्यादा प्यूरिफाई, और ज्यादा शुद्ध और पवित्र वोटर लिस्ट बननी चाहिए। इसके बाद पूरे देश में बननी चाहिए वोटर लिस्ट। बिहार को इस तरह से पायलट प्रोजेक्ट बना दिया उन्होंने उसका, जबकि वहां पे चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, तब भी उन्होंने बिहार को ही चुना। आप एक ऐसे प्रांत को भी चुन सकते थे जहां पर चुनाव दूर होता पायलट प्रोजेक्ट के लिए।
जब 2003 में हुई थी इस तरह की, तब तो 1.25 साल दूर था चुनाव। तो ये जो पूरा रवैया है, प्रक्रिया तो 30 दिन के भीतर ही खत्म कर ली गई। कोई संदेह नहीं करना चाहता लक्ष्मण भाई, चुनाव कोई संदेह नहीं कर, लेकिन जिस तरह के वो काम कर रहे हैं ना, वो दरअसल संदेह को निमंत्रण देते हैं और किसी बात का साफ जवाब नहीं देते, किसी बात के बारे में कुछ बताते नहीं है। अजीब, जैसा इस प्रकार की बात, हम केवल अध्यक्षों से मिलेंगे, ये करेंगे। अरे भाई, आपको तो बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, उदार होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया में सबका विश्वास हो। देखिए, इमरजेंसी के जमाने में भी चुनाव आयोग की साख पर कोई संदेह नहीं था। इमरजेंसी भी संदेह था, इंदिरा गांधी के शासन पे संदेह था, उसको जनता ने सजा भी दी, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर कोई संदेह नहीं था। पिछले दिनों से चुनाव आयोग के ऊपर जो संदेह पैदा हुआ है, अब आप देखिए, आप आधार कार्ड को देखिए, बिहार में लाइनें लगी हुई हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आधार कार्ड के जरिए बनता है, यानी आधार कार्ड के जरिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा, लेकिन आधार कार्ड को मान्यता नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मान्यता है। अब ये तर्क चुनाव आयोग के सामने दिया जाए, वो एक कान सुनेगा, दूसरे से निकाल देगा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट की बात का वो उल्लंघन नहीं कर सकते, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव की शक्ल में अपनी बात कही है, इसलिए अब अभी कोई साथी बता रहे थे कि अब उन्होंने तीन प्रमाण पत्र और उसमें जोड़ दिए हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव आयोग को अपना हर काम, एक आखिरी बात बोल दूं, चुनाव आयोग को अपना हर काम इस तरीके से करना चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया सर्वसमावेशी बने। एक सज्जन जी, अभी जो अभय दुबे साहब कह रहे थे उसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब आपको ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना ही था तो ऐसे जगह से शुरू करते जहां पे चुनाव नज़दीक नहीं है। बिहार से शुरू करके खामखा अपने विवाद को जन्म दे दिया है। नहीं, बिल्कुल, ये इस पे हमें लगता है यहाँ पे सब लोग सहमत हैं कि इतना कम समय था, आप करना था तो पहले से करना था या किसी और राज्य में करना था। लेकिन इसमें एक और बात ये है कि ये बात फिजिबिलिटी की बात है कि ये संभव है या नहीं, और निश्चित तौर पे इससे असुविधा हो रही है, और असुविधा केवल एक गरीब वर्ग को ही नहीं हो रही है, एक पार्टी के समर्थकों को ही नहीं हो रही है, ये हर किसी को हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि असुविधा जो है वो बिल्कुल निरपेक्ष है, वो किसी की तरफ झुका हुआ नहीं है। दूसरी बात जो इसमें सामने आ रही है कि केवल असुविधा है, इस कारण से आप चुनाव आयोग के मंशा पे सवाल खड़ा करें, फिर उसकी सत्यापन होनी चाहिए कि देखिए, यहाँ पे चुनाव आयोग पे जो निशाना साधा जा रहा है उसमें एक पैटर्न है। 2023 तक आप देखेंगे कि चुनाव के सत्यापन को लेके जो संदेह था वो ईवीएम को लेके था। 2023 में अशोका यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर एक पेपर लिखते हैं कि साहब ये वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ होती है और जहां बढ़ता है वहां बीजेपी जीत जाती है। और 2023 के बाद से आप देखें कि ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया जाता है और उसके बाद वोटर लिस्ट का मुद्दा जो है, इलेक्टोरल रोल का मुद्दा है, वो अपना लिया जाता है। अब 1-2 साल बाद हो सकता है कोई नया मुद्दा आ जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि असुविधा वाली बात सही है और लोगों को बिल्कुल समावेशी तरीके से शामिल करना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों को बहाना बना के जब आप चुनाव आयोग के ऊपर एक के बाद एक कॉन्स्पिरेसी थियरी के तहत उसके लेजिटिमेसी पे सवाल खड़ा करते हैं, तो यहां पे दिखता है कि आप भी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी सवाल क्या है, बिहार में जब से ये घोषणा हुई और प्रक्रिया शुरू की, केवल आरजेडी के 48,503 बूथ लेवल एजेंट जो हैं वो इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं मतलब वो देख रहे हैं कोलैबोरेटिव तौर पे कि किन का नाम जुड़ रहा है, कौन छूट रहे हैं। और टोटल कितने, इस बार लगभग 98,000 पोलिंग बूथ होंगे, तो लगभग हर 2 बूथ पे केवल आरजेडी के ही 2 एजेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये जरूर कह सकते हैं कि लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन ये कहना कि डिसइनफ्रेंचाइज करना और इसमें एक तबके को बाहर करना, गरीब इसमें छूट जाएगा, सत्यापन होना चाहिए, इसमें किसी को संदेह नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। उसमें असुविधा जो हो रही है उस बात को भी सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बहाने कभी एक जी
हर्षवर्धन जी, दरअसल आधार की बात को छोड़ दिया जाए तो दूसरी जो बात चले कि समय बहुत कम है, इतने सारे लोग हैं, कैसे हो पाएगा। अभी चुनाव आयोग के जो ताजे आंकड़े में देख रहा था कि आज शाम 6 बजे तक यहाँ पे 66.16 यानी 66.16% वोटर जो हैं उनके फॉर्म जमा हो चुके हैं और ये संख्या करीब 5 करोड़ 22 लाख से भी ज़्यादा है। अभी 15 दिन बचे हुए हैं, तो समय कम वाले जो दलील है वो कितना आपको ठोस दिख रही है? इससे आधारहीन कोई भी तर्क नहीं होगा। कुतर्क के पहाड़ पर लोग बैठे हुए हैं। ये आपने भी कहा कि कोई दूसरा राज्य क्यों नहीं चुन सकते थे, जब बंगाल अभी नहीं भी, बंगाल का चुनाव तो बहुत दूर है, क्यों बंगाल के लोग नाराज हो गए कि हमारे यहाँ क्यों इंटेंसिव रिवीजन होगा? मूल रूप से इस गहन पुनरीक्षण के खिलाफ लोग गए। ये देश संविधान से चल रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वरना जो राहुल गांधी जी ने आपसे जवाब लूंगा इस पर, हर जी कंप्लीट कर लेते हैं। 9 जुलाई को जो राहुल गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र का मैंडेट चोरी किया गया, इंदिरा जी रही होती ना तो इसी पर जेल में डाल देती कि अराजकता कर रहे हो, यही कह के तानाशाही लगाई गई थी। यानी एक तरफ तो आप लगातार झूठ बोल रहे हैं और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए समस्या है कब से, इंदिरा गांधी जी का भाषण था वो। असम बर्बाद हो गया है, असम में घुसपैठिए भर गए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा इसकी समस्या का समाधान क्या होगा। उसके बावजूद आज तक किसी सरकार का यह साहस नहीं हुआ कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान कर निकालने की कोशिश करे। सवाल किसी भी एक सरकार पर उठ सकता है, लेकिन क्या इस देश के लोगों को इस देश की चिंता नहीं है? देश के भीतर कागज नहीं दिखाएंगे सिंड्रोम हावी हो रहा है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैसे नहीं हो जाएगा? आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के लिए जो वोट देने आएगा, चलिए मैं मान लेता हूं, मैं मुंबई बहुत समय तक रहा, फिर भी मैं प्रयागराज वोट देने जाना था, मेरा वोट मुंबई में नहीं था तब। ये संभव है क्या कि मेरा वोट मुंबई भी रहे, दिल्ली भी रहे, प्रयागराज भी रहे और गांव में भी है और भी कहीं 4 जगह रहे? जाहिर है अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा तो ये 4 जगह का मेरा नाम हटेगा, 1 जगह रहेगा। देश ये कहता है कहीं 1 जगह आप कर सकते। उसके बाद भी अगर मेरे मन में इच्छा है कि मैं दिल्ली में भी वोट करूं और फिर बिहार जाके या उत्तर प्रदेश जाके वोट करूं, तो मुझे जाके वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और जो ये प्रोसेस नहीं फॉलो करेगा वोट देने जाएगा क्या? और अगर वोट देने नहीं जाएगा तो कौन उसकी जगह वोट दे रहा है इसको कौन पता करेगा? तो 10% वोट कटे, 20% वोट कटे, 10% बढ़े, हर स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। गलत वोट तो कटेगा, हर स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो बदल गए। अभय दुबे साहब, हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो एक बात आपने उठाई थी जिसका जवाब हर्षवर्धन जी ने दिया कि दूसरे जगह से क्यों नहीं शुरू करते थे, ठीक है मान ले कहीं और से शुरू करते, लेकिन पश्चिम बंगाल भी तो विरोध कर रहा है इसका। देखिए, मैं जो राजनीतिक फिक्रेबाजी है मेरी उसमें दिलचस्पी नहीं है। मेरी रुचि जिस बात में है मैं वो बात यहाँ पे कहूंगा। मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को अपने सारे काम इस तरीके से करने चाहिए जिससे उसकी विश्वसनीयता और बढ़े, चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता और बढ़े। देखिए, जो विश्वसनीय तर्क होता है, कोई कितना भी बड़ा उसके खिलाफ जुलूस निकाल ले, कितना भी बड़ा बंद कर दे, कोई भी बहस टीवी भी कितनी भी कलाबाजी खा ले, उसकी विश्वसनीयता मजबूत रहती है, वो अपनी जगह विश्वसनीय होता है। अब जैसे हर्ष ने आधार कार्ड वाला प्रश्न उठाया, हम सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि भाई आधार कार्ड को उससे अलग करके चुनाव आयोग ने सही नहीं किया। तो अब आप बताइए, जब हम सब लोग इस बात पे यकीन कर सकते हैं तो चुनाव आयोग किस तुफैल में उसने आधार कार्ड को उससे अलग किया? चुनाव आयोग की तरफ से एक मजबूत तर्क तो आना चाहिए कि इस वजह से अलग किया। रावत साहब का मैं बड़ी इज्जत करता हूं। रावत साहब अभी परसों एक चैनल पर रावत साहब ने कहा कि जो विदेशी नागरिक हैं वो भी आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने तर्क दिया। ठीक है, उस वक्त उनकी बात का खंडन नहीं हो पाया। बाद में जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि विदेशी नागरिक अगर 1 साल में काफी समय तक रहते हैं, वो दिनों की संख्या मुझे ध्यान नहीं है, तो उनको आधार कार्ड दे दिया जाता है। लेकिन उस आधार कार्ड में लिखा होता है कि आपका ये आधार कार्ड इस तारीख तक ही वैलिड है। हमारे आपके आधार कार्ड की तरह नहीं होता है वो। हमारे आपके आधार कार्ड में कोई वैलिडिटी, कोई वैधता की तारीख नहीं होती है। लेकिन विदेशी नागरिकों को जो आधार कार्ड दिया जाता है उसमें लिखा जाता है कि ये केवल इस तारीख तक ही वैलिड है, वैध है मुझे। तो अब देखिए, बात पूरी तरह आती नहीं है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति की विश्वसनीयता जो है वो शक के दायरे में आ जाती है, फिर उसके आप हर तर्क पर संदेह करने लगते हैं। इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। तो चुनाव आयोग का जो रवैया है वो रवैया संदेह पैदा करने वाला है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि मैं चुनाव आयोग की संदेह से शुरुआत नहीं करना चाहता, लेकिन चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है
कि मुझे उसके ऊपर जो विश्वास है उसको वो कायम रखे। उस विश्वास को बना करके यहाँ पे रखे। इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा मैं, आशुतोष जी आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार में इलेक्टोरल रोल की समीक्षा को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो कितना सही है। आशुतोष जी, चुनाव आयोग और याचिका पे जो बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, अब जुलाई में 28 तारीख को फिर से इस पे सुनवाई होगी। वहाँ पे मान लिया जाए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया जाता है, कुछ चीज़ें हैं जो शंकाएं जताई हैं चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया जाता है, स्पेशल रिवीजन जारी रहता है, तो आपको लगता है कि विपक्ष को अब शांत हो जाने में भलाई है? लक्ष्मण जी, एक तो मुझे इस बात पर थोड़ा ऐतराज है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की। लोकतंत्र में अगर किसी एक पार्टी को यकीन है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को यकीन है। बाकी इस देश के अंदर ऐसी हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर आदमी जो इस सरकार की आलोचना करने का अधिकार रखता है, उसको इस देश के लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये जो तर्क गढ़ा जा रहा है, ये तर्क इस देश को तानाशाही के रास्ते पर ले जाने की कोशिश है। इसको बड़ी गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं, इसको बिल्कुल मजाक मत लीजिएगा। सवाल क्या है? विपक्ष अगर सवाल नहीं पूछेगा तो कौन सवाल पूछेगा? मैं तो ये कहता हूं कि अगर विपक्ष जब सवाल खड़ा करता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देने दीजिए ना। आप क्यों बीच में कूदते हैं? जब आप कूदते हैं तो शक पैदा होता है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये जो ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में जो नया इलेक्शन कमीशन बना है, क्या ये अकेला ईमानदार कॉम्पिटेंट इलेक्शन कमीशन है? इसके पहले जो राजीव कुमार जी का इलेक्शन कमीशन था, उसने जो समरी रिवीजन किया था, जो रूटीन रिवीजन किया था, जो लगातार इलेक्टोरल रोल का जो अपडेशन हो रहा था, क्या वो सब बेकार था? क्या उसमें सब इनकॉम्पिटेंट लोग थे? क्या इलेक्शन कमीशन ने काम ठीक नहीं किया था? क्या नागरिकता का काम जो गृह मंत्रालय के पास है वो नहीं कर पाया था? और अब उसी सिस्टम का, जिस सिस्टम में समरी रिवीजन हुआ, जो इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी के पहले था, वही सिस्टम, वही लोग अब दोबारा समरी इंटेंसिव रिवीजन करने जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि वही चीज नहीं होगी? आपको याद होगा ना, प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का ऐलान किया था और यह कहा था कि नोटबंदी के बाद सारा ब्लैक मनी आ जाएगा। कितने % ब्लैक मनी आया था किसी को मालूम है? क्योंकि सिस्टम वही था। अब ये जो हास्यास्पद जो जुमलेबाजी है, जो रेटरिकल बातचीत की जाती है ना, ये बंद होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो लोग बार बार दूसरों को लोकतंत्र में यकीन नहीं करते हैं, दरअसल उनको ही लोकतंत्र में यकीन नहीं है और वही इस तरीके का नैरेटिव देश में चलाना चाहते हैं। आप इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं पूछ सकते, आप सुप्रीम कोर्ट सवाल नहीं पूछ सकते, आप आर्मी से सवाल नहीं पूछ सकते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछ सकते, आप पुलिस हर्षवर्धन जी सवाल पूछ सकते। बंद कर दीजिए लोकतंत्र को, बंद कर दीजिए लोकतंत्र को। क्यों लोकतंत्र चलाने का ढकोसला पाल रखा है भाई? अगर आप सवाल नहीं, और विपक्ष सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार है, राहुल गांधी सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार है, सिर्फ जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और सरकार है। ये कौन सा तर्क है भाई? जब अरुण जेटली कहा करते थे टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड, इसी इलेक्शन कमीशन के बारे में कहते थे, इसी राज्यसभा के बारे में कहते थे, इसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहते थे और डंके की चोट पर कहते थे। जब लालकृष्ण आडवाणी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे थे, तब विपक्ष गैर जिम्मेदार नहीं था, तब उसको लोकतंत्र में यकीन था। ये किस तरीके का तर्क दिया जा रहा है भाई इस देश के अंदर, सिवाय तानाशाही और अधिनायकवाद को बुलाने के अलावा? हर्षवर्धन जी, ये एक सवाल जो पूछ रहे हैं कि कई लोगों ने, मैं सुन रहा हूं पिछले कुछ दिनों से पूछ रहे हैं कि जब सवाल उठता है चुनाव आयोग पर तो भारतीय जनता पार्टी खुद क्यों जवाब देने आ जाती है, चुनाव आयोग को बोलने दिया जाए। लक्ष्मण जी, मुझे तो बड़ी हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। 50 साल हो गए आपातकाल के। कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा है कि आपातकाल क्यों नहीं लग रहा है, तानाशाह इस देश में हो क्यों नहीं रहा है। तो अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला है, अघोषित आपातकाल, वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स इमरजेंसी। इस तरह के जुमले गढ़े जा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब देश में लोकतंत्र इतना सशक्त, इतना मजबूत हो रहा है, जब देश हर मामले में बेहतर हो रहा है और संस्थाओं पर सवाल उठाना ये कोई नई बात नहीं है। ये भला है कि इंदिरा जी नहीं है, नहीं तो बंद भी किया जाता सवाल पूछने पर। अभी नहीं बंद किया जाता है, अभी मजरू सुल्तानपुरी से लेकर किशोर कुमार जैसा वाकया नहीं होता। यहां सवाल ये है ही नहीं कि कौन क्या सवाल उठा रहा है,
सवाल क्या उठा रहा है ये बताइए। राहुल गांधी ने कहा इलेक्टोरल लिस्ट में गड़बड़ हुई महाराष्ट्र में। बिहार के चुनाव में अगर इलेक्टोरल लिस्ट ठीक करने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है तो लोकतंत्र है या नहीं है। लेकिन इसको भी अब कहा जा रहा है कि ना ना ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। राहुल गांधी हर दूसरे दिन झूठ बोलते हैं। राफेल से लेकर अभी तक लगातार वो झूठ बोलते रहे। विदेश की धरती पर जाकर बोले कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। किधर हम जाना चाह रहे हैं? यानी अगर गांधी परिवार के पास सत्ता नहीं है, एक खास वर्ग के पास सत्ता नहीं, तो देश का लोकतंत्र कमजोर हो गया। आशुतोष जी आ रहा हूं आपके देश के चुनाव में अलग अलग, लक्ष्मण जी, देश के चुनाव में अलग अलग पार्टियां चुनाव जीत रही हैं, अभी भी जीत रही हैं। अभी आपको मैं बताऊं किस तरह का इनटॉलरेंस चल रहा है कि अभी पूर्वी राज्यों के क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह को नमस्कार करते हुए झुककर वो फोटो डाली। क्या तमाशा हो गया इकोसिस्टम का। चुनाव के समय की झुकेंगे नहीं की वोटिंग डाली और एक खास बुद्धिजीवियों का और नेताओं का वर्ग सक्रिय हो गया। अरे हेमंत सोरेन तो झुक गया। इतना राजनीति में जहर भरेंगे। पहले भी यही करते थे कि एक पार्टी से, एक विचार से, एक व्यक्ति से आपको परेशानी थी। और देखिए ये कोई नई बात नहीं है। पहले कहते थे देखिए अटल जी अच्छे थे, फिर अडवाणी जी अच्छे हुए, अब मोदी जी गड़बड़ है, कल को कोई और भी होगा। तो ये तो पुराने वाले को अच्छा बताना है। और राजीव कुमार के लिए क्या क्या राहुल गांधी ने कहा था और राजीव कुमार जवाब भी सब दे के गए थे कि कहां कहां क्या हुआ, आज तक उस पर नहीं। और एक आखिरी बात लक्ष्मण जी जरूरी, सर्वोच्च न्यायालय में आज तक एक भी कैंडिडेट नहीं गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने रूलिंग दी थी कि 3 में से यानी विनर और 2 रनर अप, उन दोनों में से कोई भी फिर से काउंटिंग के लिए जा सकता है। कोई नहीं गया भैया, चुनाव में कोई गड़बड़ नहीं मिली। लेकिन टीवी पर बैठकर दिन रात लोकतंत्र खत्म हो रहा है, खतरे में है, इस तरह का एक तमाशा करने की कोशिश की जा रही और रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही, ये गलत है। एक मिनट, आशुतोष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। देखिए लक्ष्मण जी, ये तो साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं रुकी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? 11 साल में कब रुकेगा? 11 साल में रुकेगा या 20 साल में रुकेगा, 50 साल में रुकेगा? चलिए 2014 के पहले मैं मान लेता मनमोहन सिंह की इनकॉम्पिटेंट सरकार, 11 साल से तो आपकी सरकार है ना। आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार, क्यों नहीं आप रोक पा रहे बांग्लादेश को, रोहिंग्या? इस आज तक लिस्ट जारी नहीं कर पाए हैं कि इस देश के अंदर कितने घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश से आए, जो बांग्लादेशी हैं, जो देश की नेशनल सिक्योरिटी, आज तक उसका व्हाइट पेपर जारी नहीं कर पाए। सवाल एक ही बात को लेकर, जो पार्टी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करती है, 1985 में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट करती है, जो डॉक्यूमेंट जिस देश को धर्मराज्य बनाने के बारे में कहता है, जो साफ तौर पे कहता है कि उसे इस देश के संघात्मक ढांचे में यकीन नहीं है, वो पार्टी लोकतंत्र के बारे में जब बात करती है और उसके समर्थक जब लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ हंसा जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस पार्टी की आरएसएस के गोलवलकर जो बात कहते थे, उनको देश के लोकतंत्र में यकीन था। और अगर आपको यकीन नहीं है तो दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म इंटीग्रल ह्यूमनिज्म उठा के पढ़ लीजिए, जहां वो लिखते हैं कि इस देश में बंग माता है, तेलुगु माता है, भारत माता कहीं नहीं है। और भारत का जो संघात्मक स्वरूप है वो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। हमें उनसे ज्ञान नहीं लेना है कि देश के लोकतंत्र में यकीन कौन करता है। बीजेपी और आरएसएस को इस देश के लोकतंत्र में रत्ती भर भी यकीन नहीं है। जिस दिन उनके पास 400 सीटें आएंगी वो आशंका बिल्कुल निर्मूल नहीं है, वो सही आशंका है। अन्यथा वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अपने ऑफिशियल दस्तावेज से निकाल के बाहर कर दें, नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी, और यही आरएसएस के प्रमुख थे सुदर्शन, जिन्होंने कहा था कि स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। यही सुदर्शन थे, यही रज्जू भैया थे, यही गोलवलकर थे। आप उनसे आप ध्यान देने की बात करते हैं कि आपको लोकतंत्र में यकीन, बड़ी मजेदार बात है। एक मिनट आशुतोष जी, एक बार हर्ष कुछ बोलना चाह रहा है, सुन लीजिए फिर बोलेगा। हर्ष कुछ बोलना चाह रहा है। लोकतंत्र में जिस पार्टी पर यह आरोप लगाया जा रहा है, उस पार्टी ने लोकतंत्र का कितनी बार गला घोटा और 106 संशोधन और जाने कितनी राज्य सरकारें गिराकर कूड़े में डाल देने का काम, और कम्युनिस्ट सरकारों से लेकर किसी को नहीं छोड़ा। और ठीक बात है, तो एनआरसी और एनपीआर पर क्यों हंगामा करते हैं? कागज नहीं दिखाएंगे, ब्रिगेड क्यों तमाशा करती, क्यों बेईमानी दिखती इस देश के बौद्धिकों की? जब कहा जाता है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनना चाहिए, जब कहा जाता है कि असम से लेकर देश के हर हिस्से में उनकी पहचान होनी चाहिए, तो उन्हीं के साथ के लोग मंचों पर जाकर भाषण करते हैं। वही लोग जाकर देश में अलग अलग शाहीन बाग बनाते हैं। वही लोग। हर्ष जी, समय थोड़ा सा कम है, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। देखिए लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दम होता, झूठ और बेईमानी नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दम होता तो असम के अंदर एनपीआर, एनसीआर, सीए लागू करके दिखा देते। क्यों नहीं हिम्मत हुई?
क्योंकि सारा का सारा जो नहीं, तर्क मैं कह कहा तो गया रहा था हूं असम के अंदर वो गलत तर्क मैं था। कह तो रहा हूं क्यों नहीं लागू किया गया उसको? ये मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं लागू ऐसा करते थोड़ा सा 70 भी हटाने का दम नहीं क्यों था। नहीं फाइनलाइज किया गया? ये तो हर चीज में दम कहा गया, सारा का सारा यानी तर्क दूसरी गलत था। सरकारें, तो दूसरे गलत तर्क नेता, किया गया। दूसरी पार्टियां सिर्फ गड़बड़ करेंगे। सारी उम्मीद गड़बड़ नहीं कर रही, भाजपा और नरेंद्र मोदी हिम्मत से। नहीं है। ये भी कमाल है। ऐसा करते हैं कांग्रेस या दूसरी ऐसा करते हैं, शो सरकारों का से समय थोड़ा सा उम्मीद कम है, तक हमारे दो बाकी मेहमान सुन रहे हैं, उनको भी जोड़ लेता हूं मैं, फिर हम लोग शो को खत्म करेंगे। अभय दुबे साहब और सज्जन जी, आप संक्षिप्त में बोलिए, फिर अभय सर के पास जाऊंगा कि ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ, अगर मैं थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूं, आपको लगता है कि राजनीतिक फायदा उठाने की जो कोशिश की गई इस पूरे विवाद से, राजनीतिक फायदा मिल पाएगा किसी को? देखिए लक्ष्मण जी, निश्चित तौर पे मंशा वही है, क्योंकि आप वेपनाइज करना चाहते हैं किसी भी प्रोसेस को। एक बात मैं जरूर कह दूं, देखिए ये लोगों के पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जब एनआरसी के लिए की जाती है तो विरोध होता है, वोटिंग लिस्ट के लिए की जाती है विरोध होता है, लेकिन कास्ट सेंसस के लिए जब होती है तो उसका समर्थन होता है। कारण क्या है? उसका समर्थन होता है। अभय दुबे साहब, अब शो का समय खत्म हो रहा है, बीच में रोक रहा हूं आपको। अभय दुबे साहब, इस पूरे विवाद का कोई राजनीतिक फायदा आपको दिख रहा है चुनाव में, और किधर आपको फायदा दिख रहा है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, अभी जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि 65% फार्म आ गए, इतने फार्म आ गए, वो आंकड़े बिल्कुल बेमतलब हैं। फार्म भर के जाने से समस्या तो ना, उसके साथ में दस्तावेज लगे हैं, सही लगे हैं कि नहीं लगे हैं। जिन फॉर्म के साथ चुनाव आयोग की निगाह में दस्तावेज सही नहीं लगे होंगे, उसके बारे में चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा? उस फैसला करने का आधार क्या होगा? किसको वो अधिकार दिया गया है? उस फैसले से किसके वोटर मारे जाएंगे, इससे तय होगा कि राजनीतिक लाभ किसको होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि किनके नाम कटते हैं, किस तरह के नाम कटते हैं, उसके बाद ये आकलन करना हो पाएगा। लेकिन यह है कि चुनाव आयोग को जो जवाब देना 28 तारीख तक, उसके बाद देखा जाए कि और तस्वीर किस तरह से बदलती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। देखते रहिए आवाज़ अड्डा, CNBC आवाज़। नमस्कार।